पहली बार पूर्ण स्वराज की बात होगी। ठीक, तो इसके बारे में पिछली क्लास में बता चुका हूं मैं कि पूर्ण स्वराज की जो पॉलिटिकल एजेंडा है, ये जब जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट बनते हैं और जो लाहौर अधिवेशन होता है, ये पूछा हुआ सवाल है, लाहौर अधिवेशन रावी नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे लाहौर अधिवेशन हुआ था पाकिस्तान में, तो आप बताना रावी नदी के किनारे। रावी आपको ज्योग्राफी में पढ़ा चुका हूं, रावी नदी ओरिजिनेट हमारे यहाँ से होती है, जाती है पाकिस्तान, इंडस सिस्टम की ये नदी है। रावी नदी के किनारे जो लाहौर समिट हुआ था 1929 में, वहां पे टारगेट सेट किया गया कांग्रेस की तरफ से पहली बार पूर्ण स्वराज का, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का। इसी बीच में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये सब जेल में हैं, वहां से वो भी भारत की आजादी के नारे लगा रहे हैं। कांग्रेस की प्लेटफॉर्म से पहली बार पूरी तरीके से कंप्लीट फ्रीडम। इसके पहले क्या टारगेट था? इट वाज डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है? जैसे आज ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, ये लोग स्वतंत्र तो हैं, लेकिन इनकी संवैधानिक प्रमुख आज भी ब्रिटेन की महारानी है, तो ये पूरी तरीके से रिपब्लिक नहीं है। दे आर इंडिपेंडेंट बट दे आर इन डोमिनियन स्टेटस। तो अभी तक कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से भी भारत की आजादी की बात नहीं हो रही थी। तिलक ने एक बार कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। उसके बाद हमने कभी भी कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से इस चीज की मांग नहीं की थी। कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू पहली बार कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा देंगे, पूर्ण स्वराज जो है वो कांग्रेस का पॉलिटिकल टारगेट सेट करेंगे रावी नदी के किनारे। इतना ही नहीं, 26 जनवरी को हर साल हम इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे, ये भी यहाँ पर टारगेट सेट होगा, इसीलिए इसको लाहौर दिवस कहा जाता है। लाहौर दिवस मतलब कि 26 जनवरी 1930 से कांग्रेस के लोग पूरे भारत में घूम घूम करके स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस। और इस एजेंडा के अंतर्गत पहला स्वतंत्रता दिवस किस वर्ष और किस डेट पे मनाया गया था? तो डेट तो फिक्स रहेगा 26 जनवरी। आपको एग्जाम में कंफ्यूज करेगा दो डेट के बीच में, 1929 है या 1930 है। तो क्योंकि 1929 के कॉन्फ्रेंस में डिक्लेयर किया गया था, इसलिए फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे या पहला लाहौर दिवस 1930 की 26 जनवरी को क्या किया गया था? सेलिब्रेट किया गया था। जब हम आजाद हो गए 15 अगस्त 1947 को, तो आजादी के बाद इस डेट की महत्व को बनाए रखने के लिए संविधान को पूरी तरीके से हमने लागू 26 नवंबर 1949 को नहीं किया। हालांकि हमारा संविधान पूरी तरीके से बन के तैयार हो चुका था 26 नवंबर 1949 को। हम लोग नवंबर से दिसंबर रुके और दिसंबर से जनवरी की 26 तारीख 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान पूरी तरीके से क्या किया? लागू किया, और उस दिन इंडिया एक रिपब्लिक भी हो गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, 1929 से लेकर के 1932 के बीच में कुछ इवेंट्स इस प्रकार से चल रहे हैं, यहाँ बहुत ध्यान से देखना। अब ये आज का नया सेक्शन है 11th लेक्चर का, जो हम डील करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको ये चीज समझना है कि पब्लिक सेफ्टी बिल में बॉम्बिंग करने के बाद भगत सिंह को अरेस्ट किया जाता है बटुकेश्वर दत्त के साथ में, लेकिन अरेस्ट करने के बाद उनके ऊपर सॉन्डर्स का मर्डर केस खोल दिया जाता है। तो एक डेवलपमेंट ये पैरेलल चल रहा है कि भगत सिंह उनके साथी जेल में अपनी मांगों की हड़ताल पे अड़े हुए हैं। 64 दिन के बाद में जतिन दास की मृत्यु हो जाती है। भगत सिंह को जब कोर्ट लाया जाता है तो सोशलिज्म को समझाते हैं। छत्तीसगढ़ पीएससी व्यापम में पूछा हुआ सवाल है कि इनमें से कौन सा लीडर जो है सबसे अच्छे से समाजवाद को समझाता है, तो आप बताना भगत सिंह। और भगत सिंह को इनफैक्ट जब फांसी के लिए भी लेके जाएंगे तो लेनिन नाम के समाजवादी चिंतक की वो किताब पढ़ते रहते हैं। ये भी सवाल पूछा हुआ है कि भगत सिंह अपनी फांसी के ठीक पहले किस विचारक को पढ़ रहे थे, तो लेनिन नाम के विचारक जो हैं, जिनका रूस की समाजवादी क्रांति में एक बहुत बड़ा जो है भूमिका जिनकी थी, उनको भगत सिंह पढ़ रहे थे। तो एक तरफ भगत सिंह को जेल में रखा गया है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जिसको कि हम सॉन्डर्स मर्डर केस के नाम से जानते हैं, उसके लिए उनको कन्विक्ट किया जा रहा है, उसमें उनको सजा देने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारत में क्या डेवलपमेंट चल रहा है? इंडिया में गांधी जी एक्टिव हो रहे हैं 1930 में। तो एक तरफ तो ये भगत सिंह की स्टोरी कि भगत सिंह के ऊपर ट्रायल चल रहा है और वो ट्रायल पे एग्जीक्यूशन चल रहा है, भगत सिंह प्लस साथी। तो प्लस साथी में यहाँ पे बहुत सारे साथी हैं, जतिन दास की मृत्यु भी हो जाती है, पूछा हुआ सवाल है।
और इसके अलावा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सभी के ऊपर में मर्डर के क्या लगे हुए हैं, चार्जेस लगे हुए हैं। दूसरा, गांधी जी जो 1922 के बाद लगभग साइलेंट थे, एक बार एक्टिव दिखते हैं जब उनको आपका प्रेसिडेंट बनाया जाता है 1924 में बेलगाम अधिवेशन में, यहां पर एक्टिव होते हैं। 1929 में जब आपका लाहौर में समिट होता है और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पुटअप किया जाता है, तो 11 मांगे वहां पर दी जाती हैं कि हम ब्रिटिश हुकूमत से इन 11 मांगों की मांग कर रहे हैं। अगर ये नहीं मांगी गई, इन 11 मांगों के नहीं माने जाने की स्थिति में 12 मार्च 1930 को तक अगर ये नहीं माना गया, तो लॉर्ड इरविन उस समय के जो वायसराय थे उनसे कहा जाता है लिखित में गांधी जी के द्वारा कि हम एक बड़ा मास मूवमेंट क्या करेंगे, तैयार करेंगे। तो 1929 की मांगों को नहीं माने जाने के कारण लॉर्ड इरविन इस समय भारत के वायसराय हैं। ये सवाल पूछता है कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, जब भगत सिंह को फांसी हुई, तो भारत के वायसराय कौन थे? तो इट वाज लॉर्ड इरविन। ठीक, उस समय गांधी जी के द्वारा 11 मांगों को नहीं मांगे जाने के कारण 12 मार्च 1930 को नमक को टारगेट करके सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि लाहौर के पूर्ण स्वराज्य से जुड़ी हुई है कि ये 11 मांगे अगर आप नहीं मानेंगे तो हम 12 तारीख से क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। ये आंदोलन शुरू होता है, शुरू में किसी को पता नहीं रहता, साबरमती नदी के किनारे चलते हुए कोस्टल बेल्ट में समुद्र तक गांधी जी पहुंचते हैं और वहां पे उस समय पूरे ब्रिटिश इंडिया में नमक के ऊपर टैक्स लगा करता था और नमक हर आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी हुई बेसिक जरूरत थी। गांधी जी उठाते हैं, नमक हाथ में लेते हैं और कहते हैं कि अब कोई भी भारतीय इस पर टैक्स नहीं देगा, और क्योंकि नमक एक कॉमन फैक्टर था सभी की जिंदगी से, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन अर्थात सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी से सभी लोग प्रभावी तरीके से और स्वाभाविक तरीके से जुड़ जाते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंग्रेजी में बोलते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ऑफ 1930। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसको आप बोलेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। असहयोग आंदोलन को आप बोलेंगे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920। इसके अलग अलग चरण होते हैं। सबसे पहला चरण 1930 से चलता है और 1930 के चरण के बाद इसमें एक ब्रेक लगता है। तो ब्रेक क्यों लगता है? ब्रेक इसलिए लगता है कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कॉल करती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, RTC 1, RTC 2 और RTC 3, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जो राइट साइड में लिखा है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 से शुरू होते हैं और 1932 तक चलते हैं। तो तीसरा पैरेलल डेवलपमेंट कि जब भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था, जब भगत सिंह पे मुकदमा चल रहा था, जब भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो ब्रिटेन का प्रशासन चाहता था कि भारत और भारत जैसे मुल्क जो कि ब्रिटेन के कॉलोनी हैं, ब्रिटेन के गुलाम हैं हमारे शब्दों में, उनके प्रोस्पेक्टिव में हम उनके कॉलोनी थे, तो हमसे बैठ के बात करने के लिए एक आयोजन किया गया ताकि भारत जैसे देश के जो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के लोग हैं उनका सहयोग जो है वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को मिल सके। इस कॉन्फ्रेंस को कहा गया RTC, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का पहला कॉन्फ्रेंस कॉल ऑन किया गया 1930 में, 1930 में, दूसरा किया गया 1931 में और तीसरा किया गया 1932 में। दिस इज RTC 1, दिस इज RTC 2 एंड दिस इज RTC 3। तो आपको इनके नाम से पूछता है RTC 1 कब हुआ, 2 कब हुआ, 3 कब हुआ, तो 30, 31, 32 3 साल को आप याद रखेंगे। तो पैरेलली क्या चल रहा है? एक तरफ भगत सिंह जेल में है साथियों के साथ में और पैरेलल क्या चल रहा है? भारत में लाहौर अधिवेशन, लाहौर की कांग्रेस अधिवेशन के बाद या लाहौर कांग्रेस के बाद पूर्ण स्वराज घोषित करने के बाद जब इरविन के द्वारा 11 मांगों को नहीं माना गया, तो भारत में, पूरे भारत में 1930 का सविनय अवज्ञा चल रहा है। तो ब्रिटेन में क्या चल रहा था? ब्रिटेन कॉल कर रहा था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1 को भारत के नेताओं ने बहिष्कृत कर दिया। केवल 2 नेता भारत से गए थे
पार्टिसिपेट करने। एक मोहम्मद अली जिन्ना, जिनका कांग्रेस के साथ में एक रिफ्ट आ चुका था, और दूसरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बी आर अंबेडकर या भीमराव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया है। ये सवाल पूछता है, इसलिए इन चीजों पर जोर दे रहा हूं। जो भी चीज बता रहा हूं आपके दिमाग में बिल्कुल और कॉपी में नोट हो जाना चाहिए। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मोहम्मद अली जिन्ना एज वेल एज बी आर अंबेडकर ने अटेंड किया। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भारत के किसी भी नेता ने अटेंड नहीं किया, क्योंकि भारत में उस समय क्या चल रहा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब 1930, 31, 32 तीनों को अटेंड करने वाले नेता कौन थे? इट वाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो जब 1930 में गांधी नहीं गए या कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन गांधी के फेस के साथ जब ब्रिटेन नहीं पहुंचा, तो इतिहासकारों ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1 को फेल घोषित कर दिया और कहा इंडियन कंटेक्स्ट में ये बिना राम की रामलीला है। बिना राम की रामलीला मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो रामलीला हो चुकी थी, लेकिन राम तो भारत में थे और राम कौन थे? गांधी थे। इन दैट कंटेक्स्ट बिना राम की रामलीला किसके लिए कहा जाता है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1 के लिए कहा जाता है, 1930 के लिए, जब गांधी वहां पर नहीं पहुंचते हैं। तब इरविन से कहा जाता है कि किसी भी तरीके से